Hello guys, welcome back again. I hope all of you are doing well and also preparing for your exams. आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। हालांकि ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम स्टडी करेंगे बीजांड की संरचना। फूल में आपको 4 भाग में कई बार बता चुका हूँ। अगर आप इतना नहीं जानते हैं तो आई थिंक आपको बेसिक से पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बेसिक बता देता हूँ आपको। देखिए, अगर बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको कैलिक्स मिलता है फूल में। अगर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, तो बाहर क्या है, कैलिक्स है, फिर क्या है, कोरोला है, फिर आपके क्या है, एंड्रोशियम है, और फिर है गायनोसियम। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे गायनोसियम, जिसे हम जायांग बोलते हैं। बेसिकली जायांग को देखेंगे और हम देखेंगे बीजांड की संरचना कैसे होती है। और बीजांड की संरचना के बाद में आप देख सकते हैं बीजांड के प्रकार, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाने चाहिए, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आपको कंठस्थ हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। ठीक है, तो जायांग की जब भी बात आती है तो जायांग की एक इकाई, जो एक यूनिट होती है, उसे हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। और कार्पल में 3 भाग होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। देखिए, कार्पल में सबसे ऊपर की तरफ जो आपके पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है वो होता है आपका स्टिग्मा। ये आपके क्या है? स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। ये आपकी स्टाइल है, और ये आपके क्या है? ओवेरी है। ठीक है, ओवेरी में ही आपके क्या होता है? बीजांडासन होता है, प्लेसेंटेशन होता है, और यहीं पे आपको बीजांड जैसी संरचना इस तरह से दिखाई देती है। तो ये क्या है? एक कार्पल बनाया है मैंने इस तरह से। ठीक है, इस कार्पल में एक पार्ट स्टिग्मा है, एक स्टाइल है, एक ओवेरी है। स्टिग्मा का काम होता है परागकणों को एक्सेप्ट करना। ठीक है, पॉलिनेशन में जब आप पढ़ते होंगे निषेचन के टाइम पे, परागकण सबसे पहले अगर मादा भाग पे आता है तो मादा जननांग में सबसे पहले किस पे आता है? वो स्टिग्मा पे आता है। तो गैस, अब हम देखते हैं आपके बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना पे मैं पहले बना देता हूं आपके लिए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ऊपर कोश मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं आप उन्हें। अब देखिए, ये है आपकी बीजांड। ठीक है, तो बीजांड की संरचना में अब मैं आपको पार्ट बताऊंगा, कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी है। पहले मृदुतक कोशिकाएं इस तरह से बना सकते हैं आप। ठीक है, और ये जो बीजांड है किससे जुड़ा रहेगा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लेसेंटेशन हो रहा है, ये अंडाशय में क्या है? एक अतिवृद्धि पाई जाती है, जिसे आप बोलते हैं बीजांडासन, और इसी से ये एक में बीजांड लगता हुआ बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप बोल सकते हैं बीजांडासन, प्लेसेंटेशन। तो ये टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, मैं समझाने के लिए हिंदी में बोलता हूँ ताकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन टर्मिनोलॉजी ऑलवेज इंग्लिश में ध्यान करने की ट्राई करें। ठीक है, बीजांडासन एक बीजांड बता रहा हूँ मैं, इसी तरह से कई बीजांड जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो बीजांड, ये जो है बीजांड का शरीर, ये वाला भाग है, और ये जो अतिवृद्धि आपको दिखाई दे रही है जो बीजांडासन से इसे जोड़ रही है, इसे हम बोलते हैं बीजांड व्रंत। इसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड व्रंत। यहाँ पर आप इसे बोल सकते हैं फ्यूनी व्रंत हो गया है, यानी कि बीजांड व्रंत वह हिस्सा होता है जो बीजांड के शरीर को बीजांडासन से जोड़ता है, प्लेसेंटेशन से अटैच करके रखता है। अब हम बढ़ते हैं आगे की संरचना की तरफ। ठीक है, देखिए, ये जो भाग है जहां पे बीजांड का शरीर बीजांड व्रंत से अटैच होगा, इस वाले पॉइंट को, इस वाले स्थान को आप बोलते हैं हाइलम। इसे आप बोलते हैं हाइलम। ठीक है, और ये जो आप उभारनुमा संरचना देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जाता है बीजांड व्रंत, बीजांड के शरीर से अटैच होकर, और मृदुत की कोशिकाओं की एक परत ऊपर की तरफ जमा हो जाती है, जिससे ऊपर की तरफ उभारनुमा संरचना बनती है, जिसे आप बोलते हैं रेफे। इसे क्या बोलते हैं? रेफे। तो बीजांड के शरीर में
एक उभारनुमा संरचना अगर आपको चैलेजा के आसपास दिखाई देती है तो वो क्या होता है, रेफे होता है। ठीक है, अब हम देखिए ये जो आपको आवरण दिखाई दे रहे हैं बीजांड के शरीर में, ये जो आवरण है बाहर की तरफ होता है उसे आप बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटेगुमेंट, और जो अंदर की तरफ होता है, तो गाइस ये जो बाहर की तरफ आपको आवरण होते हैं बीजांड के शरीर के बाहर, उसे बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। अंदर की तरफ मिलने वाले आवरण को इनर इंटेगुमेंट कहते हैं। इनका काम सुरक्षात्मक रूप से भी इंपॉर्टेंट है, साथ में पोषण के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है। जब भ्रूण वृद्धि कर रहा होता है तो उस टाइम पे इसका प्रयोग कर लिया जाता है। जब भ्रूणपोष से भी पोषण ले लिया जाए या फिर इससे भी ले लिया जाता है, कई बार देखा जाता है परिभ्रूणपोष नाम की संरचना बनती है जिसमें बीजांडकाय बचा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ संरचना जो दिखाई देती है, यहाँ पे मृदुतकी कोशिकाओं का समूह होता है जिसे आप बोलते हैं निभाग, जिसे आप बोलते हैं निभाग। ठीक है, दूसरा एक स्थान ऐसा होता है जिस स्थान पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे आप बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, तो बीजांड के शरीर में ऐसा स्थान जहाँ पे अध्यावरण अनुपस्थित हो, ना तो बाह्य अध्यावरण मिले ना आंतरिक अध्यावरण मिले, ऐसे स्थान को आप बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसका निषेचन के लिए जब परागनली जाती है तो 3 स्थान से होके जा सकती है, या तो आपकी मीजोगेमी के जरिए अध्यावरण से होके जा सकती है, माइक्रोपाइल से जा सकती है जिसे आप पोरोगेमी कहते हैं, एक होती है आपके चैलेजा से आ सकती है जिसे आप चैलेजोगेमी कहते हैं, जो निषेचन के टाइम पे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी ये क्या है, बीजांड है, और जब बीजांड से बीज बनेगा उस टाइम पे आपके यहाँ पे जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये फीमेल गैमेटोफाइट पार्ट बन जाता है। ठीक है, ये क्या बना देता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम बोलते हैं भ्रूण कोष। ठीक है, अभी आपको इसमें 7 कोष के 8 केंद्रक वाला जो पार्ट होता है जिसे आप भ्रूण कोष कहते हैं वो अभी इसमें दिखाई नहीं देगा। जब निषेचन हो रहा होगा उस टाइम पे, निषेचन से पहले वो संरचना बनती है, जब मैच्योर हो जाता है बीजांड उस टाइम पे आपको ये दिखाई देगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट में आपको 3 स्थान दिखाई देंगे, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होगा जिसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, तो पूरा बीजांड है ये। और तो गाइस हमने मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर की कोशिकाएं जो मिल रही थी 7 कोश की 8 केंद्रक वाली अवस्थाओं को भी हमने देख लिया है। तो निभाग की तरफ पाई जाने वाली कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं, बीच में आपके द्वितीय केंद्रक है, और बीजांड व्रंत की तरफ बीजांड द्वार की तरफ आपको 3 कोशिकाएं मिलेंगी जिसे आप एग एपरेटस कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो बीच वाली कोशिका होती है। पास की कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं, सब्सिडियरी सेल्स बीच वाली कोशिका एग सेल्स कहलाती है। ठीक है, अगर आपसे बीजांड की संरचना में पूछा जाए तो आपको मैच्योर एम्ब्रियो सैक नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको केवल क्या रखना है, बीजांड का भाग बताना है। ठीक है, लेकिन आपको मैच्योर एम्ब्रियो सैक अगर बोला जाए तो मादा युग्मोद्भिद या फिर भ्रूणकोष, तब आपको ये बनाना है। तो बीजांड की संरचना में ये मुख्य पार्ट है। इसके अलावा अध्यावरण के आधार पर बीजांड के प्रकार भी होते हैं, जैसे यूनिटैगमिक और एक होता है बाइटैगमिक। कुछ ऐसे बीजांड होते हैं जिसमें क्या होता है, एक अध्यावरण होता है, या तो आउटर एक ही इंटेगुमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसे बीजांड होते हैं उन्हें आप बोलते हैं यूनिटैगमेंट, और ये मिलते हैं आपके जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, और जैसे जैसे आप एडवांस एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे बाइटैगमिक टाइप के ओव्यूल्स देखे जाते हैं जिसमें आपको दोनों अध्यावरण दिखाई देंगे। ठीक है, इनर और आउटर वाला दोनों। तो ये आपके मिलेगा एंजियो में। ठीक है, इसके अलावा ये वापस से मैं बता देता हूँ आपको, ये बीजांड व्रंत है जिसे हम फ्यूनिकुलस बोल रहे हैं। ये बीजांड द्वार है जहाँ पे अध्यावरण एब्सेंट होते हैं, इसे हम बोल रहे हैं माइक्रोपाइल। और ये अध्यावरण है, और ये आपका मैच्योर एम्ब्रियो सैक है। और यहाँ पे ये कोशिकाएं नहीं दिखा के आप एम्ब्रियो सैक भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भ्रूण कोष। ठीक है,
और ये उभारनुमा संरचना रहते हैं। जहाँ से बीजांड का शरीर बीजांड व्रंश से जुड़ता है उस स्थान को हाइलम कहते हैं। उभारनुमा संरचना रहते कहलाएगी। और आपके एंटीपोडल्स कोशिकाओं की तरफ जो मृदुत्व की कोशिकाओं की परत पाई जाएंगी उसे आप चैलेजा कहते हैं। अब देखिए बीजांड व्रंश में संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? इसमें संवहन ऊतक उपस्थित होते हैं जो भोजन को कहाँ से लेते हैं? बीजांड तक पहुँचाते हैं। ठीक है, जो भोजन को बीजांड तक पहुँचाते हैं। तो बीजांड व्रंश का रोल उसे सपोर्ट देने के साथ में उसे पोषण प्रदान करना भी होता है। आई थिंक दिस विल बी ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ जहाँ पे सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पे कुछ तंतुनुमा आकृति भी दिखाई देती हैं जिन्हें आप बोलते हैं आर्बुटेट्स। ठीक है, ऑब्टूरेटर्स, सॉरी, जिन्हें आप बोलते हैं ऑब्टूरेटर्स। वो किसके पास में पाई जाएंगे? सहायक कोशिकाएं पर एग एपरेटस के पास में तंतुनुमा एक अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे आप बोलते हैं ऑब्टूरेटर्स। इनका काम होता है जब भी परागनली आती है तो वहाँ से उसे अपहासित करके उसे तोड़ के वहाँ से नर युग्मकों को क्या करना? मुक्त करना, ताकि एक नर युग्मक एक एग सेल के साथ में फर्टिलाइज हो पाए और दूसरा उसके सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ हो पाए। ठीक है, तो ये है बेसिक diagram explanation of ovule. I hope you will get it. Thanks.